अभी आज इस यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी टॉपिक्स हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियनिज्म। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें सबसे मेजर रोल एक तो आ जाता है ट्रेड यूनियंस का। ट्रेड यूनियन हम पढ़ने वाले हैं, उसके फीचर्स वगैरह जानेंगे कि ट्रेड यूनियंस होती क्या है। ट्रेड यूनियंस कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं। A trade union is a continuing organization of employees. Employees अपने आप establish कर लेते हैं ट्रेड यूनियंस ताकि वो खुद के हकों को प्रोटेक्ट कर सके और इंप्रूव कर सके चीजें थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ट्रेड यूनियन में जो एक्शन होता है दैट इज कलेक्टिव एक्शन ऑफ द मेंबर्स। जो एक्शन होगा द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर, वो अपना स्टेटस रिस्टोर करने के लिए, अपने हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए मिलके साथ में अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन लर्न कर जाना। इट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। अ ट्रेड यूनियन इज अ एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स एंड एम्प्लॉइज whose principal purpose is to regulate the relations between workers and employers। कि जो workers हैं और जो employers हैं उनके बीच में जो relations हैं वो अच्छे रहें। ये अपने आपस में से इलेक्शंस करवा के एक लीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो इनका लीडर होता है वो इन सब का हेड बन जाता है। जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उस वर्क प्लेस पे काम करने वाले, उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। और ये सब कैसे होता है? जब भी कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, मतलब जब भी साथ मिलकर काम करते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। आई होप सबको ट्रेड यूनियंस का मतलब वैसे भी पता होगा और थोड़ा डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या रोल्स हैं ट्रेड यूनियंस के। ट्रेड यूनियन ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं कोई कंपल्शन है कि आपको बनानी है। जो ट्रेड यूनियन है दैट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब लोग मिलके अपनी इच्छा से ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। उनके जो गोल होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अथॉरिटी फ्लो बिटवीन द मेंबर्स होता है, एक तरह से इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करती हैं ट्रेड यूनियंस। किनके बीच में इंटरमीडिएटरीज? एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट के बीच में इंटरमीडिएटरीज। और ये सारी मिलके काम करती हैं, कलेक्टिव एक्शंस लेती हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस? देखो, अगर आपको रोल ऑफ ट्रेड यूनियन आ गया, या तो आप ये सिंपल पॉइंट्स बनाया ना जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, या फिर आप 4 स्पेसिफिक हेडिंग्स भी बना सकते हो कि ट्रेड यूनियन के बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं। यहाँ पे फंक्शंस की जगह आप वर्ड यूज करोगे रोल। प्रोटेक्टिव रोल है, फ्रेटर्नल रोल है, पॉलिटिकल रोल है, सोशल रोल है। अब ये 4 हेडिंग्स भी बना के आ सकते हो स्पेसिफिकली। नहीं, आप सिंपली क्लासिफिकेशन मतलब मत करना, ऐसे सिंपली रोल ऑफ ट्रेड यूनियन समझा के आ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। ट्रेड यूनियन का रोल क्या है? ऑब्वियसली जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बिल्ड द ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉयर्स। ये इंश्योर करता है कि जो आपका वर्क प्लेस है वहां पे पूरी सेफ्टी है, मतलब कुछ भी गलत नहीं हो रहा, प्रॉपर सेफ्टी है, कोई भी खतरनाक या डेंजरस चीजें नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लीगल रिक्वायरमेंट्स के बाहर है। ऐसा ना हो कि जो चीजें हैं वो नॉन कंप्लायंस हो विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी स्टाफ को कभी भी निकाल रहे हैं। जो स्टाफ रिटेंशन का प्रोसेस है वो अच्छा हो। ठीक है, प्रॉपर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं वो। और ट्रेड यूनियन से हमेशा ये ट्राई करते हैं जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सारे अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड यूनियन प्रमोट करती हैं इक्वालिटी, और हमेशा ट्राई करती हैं कि जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनको हमेशा लर्निंग का एक्सेस हो और उनकी जो स्किल्स हैं वो हमेशा इंप्रूव होती रहें। ट्रेड यूनियंस मेनली उनका फोकस होता है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सारी चीजें अच्छी करें, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें। दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस। आप इसमें जितने मर्जी पॉइंट्स अपनी मर्जी से बना सकते हो, डिसिप्लिन रहे चीजों में, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे रोल ऑफ ट्रेड यूनियन में। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप में ऐसे हेडिंग्स भी दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करती हैं। प्रोटेक्टिव मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी वगैरह ठीक है, जॉब सिक्योरिटी ठीक है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा फ्रेटर्नल फंक्शन या फ्रेटर्नल रोल प्ले करती है। वो कैसे? कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मतलब अगर कई बार इनको कोई बातें नहीं मानता तो स्ट्राइक्स कर देते हैं, लॉकआउट्स कर देते हैं। और उनको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी वर्क प्लेस पर वो सारी फैसिलिटीज मिलती रहे। मेडिकल फैसिलिटी हो गया, रिक्रिएशनल हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज मिलती रहे। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं, क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी बन जाती हैं और डोनेशंस कलेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर किसी को कभी मदद चाहिए वो मदद कर देती हैं। ठीक है, सोशल फंक्शंस, अगर किसी मेंबर को वैसे कोई दिक्कत है तो एक दूसरे के से हेल्प करके सोशल रोल भी प्ले करती हैं। ठीक है, कैरी आउट सोशल एक्टिविटीज, और जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको करने की भी कोशिश करती हैं, लाइक एजुकेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद ना ये 2-3 अप्रोचेस भी आप रोल में ऐड अप कर सकते हो। अगर आपका आंसर आपको लेंथी करना है, वो रोल में क्या आ जाएगा? जैसे ना जो क्लासिकल्स थे वो ये बिलीव करते थे कि जो ट्रेड यूनियंस है उनका मकसद होता है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को, जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है। ये क्लासिकल अप्रोच कहती थी।
बट जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है ये बोलती है कि जस्ट क्लासिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर है ट्रेड यूनियंस हर कुछ ट्राई करती है कि और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ सके। बट जो रेवोल्यूशनरी अप्रोच है वो कहती है कि ट्रेड यूनियंस ने तो सिस्टम ही सारा चेंज कर दिया, ये अलग अलग तरह से हर एक एफर्ट डालती है कि ट्रेड यूनियंस काम आए। सो आप वैसे ऐसे 3 हेडिंग्स और भी बना के आ सकते हो, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड रेवोल्यूशनरी अप्रोच। ठीक है, तो ये सारा हमने रोल पढ़ा, रोल में हमने सिंपल बेसिक पॉइंट्स भी कर लिए, 4 हेडिंग वाले पॉइंट्स भी कर लिए, प्रोटेक्टिव, फ्रेटर्नल, पॉलिटिकल एंड सोशल। उसके अलावा अप्रोचेस वे से भी रोल को समझने की कोशिश करी फ्रॉम द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड रेवोल्यूशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। अब इंडिया में ट्रेड यूनियंस कैसी हैं, इंडिया के बारे में हम स्पेसिफिकली ट्रेड यूनियंस के बारे में जानेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इंडिया में बेसिकली 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो मतलब जिसमें हम ट्रेड यूनियंस को स्प्लिट अप कर सकते हैं जहां से वो एफिलिएटेड होती हैं। एक तो है द नेशनल फेडरेशंस और एक है द फेडरेशंस ऑफ यूनियन। ठीक है, ये दोनों नाम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल थोड़ा सा याद कर लेना, द नेशनल फेडरेशंस एंड द फेडरेशंस ऑफ यूनियन। इसमें जो नेशनल फेडरेशन है ये हमें थोड़ा सा डिटेल में और भी है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल फेडरेशंस क्या है, नेशनल फेडरेशंस मतलब अपेक्स ट्रेड यूनियंस। ये कोऑर्डिनेशन करती हैं बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। एनी ट्रेड यूनियन कैन ज्वाइन नेशनल फेडरेशन ताकि उन्हें नेशनल करेक्टर मिल सके। कोई भी ट्रेड यूनियन नेशनल फेडरेशन को ज्वाइन करके नेशनल करेक्टर पा सकती है। ठीक है, कुछ बिग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताऊंगी, ये है हमारे नेशनल फेडरेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द फेडरेशंस ऑफ यूनियंस। तो फेडरेशंस ऑफ यूनियंस क्या है, इसमें क्या है कि यूनियंस आपस में ही कंबाइन हो रही है ताकि फेडरेशन ऑफ यूनियन बन रहा है। इसमें क्या है, वो नेशनल फेडरेशन के साथ ज्वाइन हो रही है, मतलब नेशनल फेडरेशंस ज्वाइन करी है ताकि उन्हें नेशनल करेक्टर मिल जाए, दैट इज द नेशनल फेडरेशंस। और द फेडरेशन ऑफ यूनियंस का मतलब है 2-3 यूनियंस आपस में ही कंबाइन हो रही है, अपनी फेडरेशन बना रही है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके और उन्हें और ज्यादा सॉलिडिटी मिल सके। ठीक है, द फेडरेशन ऑफ यूनियन हैव लॉजिकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल करेक्टर। ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जो नेशनल फेडरेशन है उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके बाद नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर पंचायत। तो ये थोड़े बहुत 2-3 नाम याद कर लेना, 3 नाम आपको बता ही देती हूँ कौन से ज्यादा इजी वाले हैं। एक तो नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, एक भारतीय मजदूर संघ कर लेना, एक यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर लेना। ठीक है, ये बहुत है, ये 2-3 नाम याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। इसमें क्या है कि जो ट्रेड यूनियंस है उनकी फेडरेशन मतलब ट्रेड यूनियंस आपस में ही कंबाइन हो गई है, जैसे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया माइन वर्कर्स फेडरेशन। तो आप यहाँ पे देखो अलग अलग इंडस्ट्री वाइज लोगों ने अपनी अपनी फेडरेशन को कंबाइन कर लिया। ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, तो ये ऐसे फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेड यूनियंस के या यूनियन लीडरशिप के। यहाँ तक तो मतलब ये वाला टॉपिक अगर आपको आ जाता है तो ट्राई करना, स्किप ही कर दो ये फेडरेशन ऑफ यूनियन वाला, क्योंकि इस पे इतना कंटेंट हम खुद की तरफ से नहीं बना सकते। अगर शॉर्ट नोट आता है उसके लिए बहुत कंटेंट है, बट फुल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें इतना कंटेंट नहीं था पिछले वाले पार्ट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन एंड यूनियन लीडरशिप। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने फंक्शंस एंड उसमें पढ़ा, फंक्शंस पढ़े हमारे ट्रेड यूनियंस के, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव्स है ना ट्रेड यूनियंस के सेटअप करने के। आप ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिख सकते हो, यूनियंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वेजेस और सैलरीज प्रॉपर मिल रही हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है, पर्सनल पॉलिसीज अच्छी हैं, जितने भी एम्प्लॉयर है उनका वेलफेयर हो रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, नेगोशिएटिंग मशीनरी की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बहुत अच्छी है, पूरी इंडस्ट्री के हित के लिए काम करें। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी ऑब्जेक्टिव्स बना लो, इसको याद करने की नीड नहीं है, अपनी तरफ से पॉइंट्स इसमें बना के आ सकते हो रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस। क्लियर हुआ? अब जो गोल्स हैं ट्रेड यूनियन के, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो गोल्स हैं, जो जितने भी गोल्स ट्रेड यूनियन अचीव करना चाहती हैं, वो हर एक एस्पेक्ट को कवर करके अचीव करना चाहती हैं। ठीक है, वो हर एक एस्पेक्ट में हर एक चीज आ जाएगी, बेशक वो सोशल साइड हो, बेशक इकोनॉमिक साइड हो, बेशक पॉलिटिकल साइड हो, बेशक साइकोलॉजिकल ग्राउंड हो। ठीक है, सोशल साइड में आ जाएगा कि ऐसे कोई भेदभाव ना हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर सेफ्टी हो, ठीक है, प्रॉपर प्रोग्राम्स रन करें। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाए। इकोनॉमिक मतलब उनको सैलरीज वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग टूल्स यूज करती हैं कि ये सारी चीजें अचीव हो पाए।
ठीक है। पॉलिटिकली वो इसलिए स्टैंड हो जाती हैं कि अगर इनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है सो अपने हकों के लिए लड़ती हैं और ट्राई करती हैं कि जो इंडस्ट्री है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी हो। ठीक है। साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे उनको ये हमेशा कॉन्फिडेंस होता है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरी हमारी यूनियन मेंबर्स हैं, तो ये चीज अच्छी लगती है। तो ये साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे भी उन्हें वो गोल्स अचीव करने में हेल्प होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, वीकनेस इन अ ट्रेड यूनियन। ऑब्वियसली अब ये तो है नहीं कि जब ट्रेड यूनियंस बन गई उसके बाद कोई दिक्कतें ही नहीं आएंगी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और बहुत सारी वीकनेस भी होती हैं ट्रेड यूनियंस की। ठीक है। तो देखो, अगर आपको वीकनेस का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें दो हेडिंग्स बना सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो ट्रेड यूनियंस के इंटरनल होती हैं और कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप दो हेडिंग्स बना देना, इंटरनल वीकनेसेस या इंटरनल प्रॉब्लम्स और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। बाकी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पहले तो मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ट्रेड यूनियन में। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज यूनियंस होती हैं, सो जो लार्ज यूनियंस होती हैं उन पे प्रीडोमिनेंस अपना हक जमाने की कोशिश करती हैं। कई बार क्या होता है, आपकी एक ही यूनियन ही, आपके अलावा एक और यूनियन है वहां पे, सो दो यूनियंस के बीच में आपस में ही टकराव हो जाता है। सो ये चीज हो जाती है। कई बार क्या होता है, इनएडिक्वेट कवरेज, पूरे प्रॉपर कवरेज नहीं कर पाती यूनियंस। उसके अलावा कई बार यूनियन वाले ऐसे होते हैं उनके पास पैसे ही नहीं होते, तो अगर वो खुद ही वीक है पूरी यूनियन, सो बाकियों को सपोर्ट कैसे करेगी। तो खुद की ही फाइनेंशियल पोजीशन वीक होना एक वन ऑफ द मेजर वीकनेस है ट्रेड यूनियंस की। उसके अलावा कई बार क्या होता है, ट्रेड यूनियंस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डोमिनेंस आ जाता है, मतलब इतनी ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स हो जाती है ट्रेड यूनियंस में, जो कि एक बड़ा कारण बन जाती है ऑफ द वीकनेस ऑफ द ट्रेड यूनियंस। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ फुल टाइम ऑफिस बीयरर्स, ये तो है नहीं अभी कोई पूरा टाइम अवेलेबल हो सिर्फ यूनियन का काम संभालने के लिए, सो उसका एब्सेंस एक वन ऑफ द वीकनेस है। उसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज पे कई बार लिमिटेड स्ट्रेस देते हैं। उसके बाद कई बार तो इनका फोकस ही क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा चलो स्ट्राइक कर दो। सो बार बार स्ट्राइक्स करना इज नॉट द आंसर या नॉट द सॉल्यूशन। सो ये एक वीकनेस हम कह सकते हैं। कई बार कुछ लोग दिखाते तो ऐसे है कि हम तो बड़े यूनियन के साथ लॉयल हैं, बट दे आर नॉट लॉयल। सो जिसकी वजह से अगर आपकी यूनिटी ही नहीं होगी सो आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद कई बार लोगों की सिंपैथी नहीं मिलती, उनको इरिटेशन होती है यूनियन के बारे में सोच के। सो दैट इज अबाउट द वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये नॉर्मल मैंने पॉइंट्स बता दिए, बाकी इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू द इंटरनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। ये अंदर से टॉपिक रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर से सुन लो। कई बार क्या है, माइग्रेटरी करेक्टर्स, लोग स्टेबल नहीं होते, लोग माइग्रेटरी करेक्टर है ट्रेड यूनियंस का। उसके बाद हेट्रोजेनस करेक्टर है ट्रेड यूनियंस का। इकोनॉमिक कंडीशंस ही नहीं अच्छी हैं ट्रेड यूनियन की, जो लेबर है वो खुद ही इतनी लिटरेट है, उनको खुद को ही नहीं समझ आ रहा कि खुद की क्या क्या कंडीशन है, इस वजह से दिक्कत आती है। कई बार यूनियन का कोई इफेक्टिव लीडर नहीं होता, इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, यूनिटी ही नहीं होती उनके बीच में। कई बार जो मेंबर काउंट है वही बहुत ज्यादा कम है, मेंबर्स ही बहुत ज्यादा कम है, और कई बार जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है दैट इज वेरी पुअर। सो ये सारी चीजों की वजह से इंटरनल इश्यूज आते हैं इन द ट्रेड यूनियंस। ठीक है। इस वजह से उनका खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना पुअर होगा तो वो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को कैसे प्रमोट करेंगे। सो ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से मेंशन करके आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं ट्रेड यूनियंस में। वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कई बार उनको लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता इतना, इंडस्ट्रियल सिनेरियो बार बार चेंज होता रहता है, पॉलिटिकली प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट ऑपोजिशन में अपनी तकड़ी ट्रेड यूनियंस वगैरह बना लेते हैं। ठीक है। और जो इंटरमीडिएटरीज हैं वही कॉपरेट नहीं करते, तो ऐसे आप अपनी तरह से बना सकते हो। अगर आपको रीड आउट करना है, ये पॉज करके रीड आउट कर लो, यहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया है, यहाँ से एक बार पढ़ लेना। वैसे ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो लर्न नहीं होते, आपको समझ आ गया, आप अपनी तरफ से बना सकते हो क्या क्या दिक्कतें हैं ट्रेड यूनियन की। अपने मन में सोचो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या क्या क्या कमजोरियां जिसकी वजह से वो फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। सो आप पॉइंट्स मल्टीपल सोच सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो टॉपिक आ जाता है ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, हम मल्टीपल पॉइंट्स खुद बना सकते हैं कि ट्रेड यूनियन को पॉलिटिक्स के साथ लिंक कर दो, गवर्नमेंट के साथ लिंक कर दो, तो ये सारी चीजें हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, दैट इज थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। सो देखो, इसको अंदर जब हम पढ़ेंगे एक बार मैं सब सारी थ्योरीज डिटेल में तो पढ़ा दूंगी, बट आप इनके नाम ही ऐसे लर्न कर लेना, क्योंकि नाम्स में ही थ्योरी के अंदर जो कंटेंट है वो मेंशन्ड है कहीं ना कहीं। सो अब जब नाम अच्छे से कर लोगे आपको सारा ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट थ्योरी है कार्ल मार्क्स थ्योरी, क्लासलेस सोसाइटी वाली। ठीक है। तो ये हम पहले एक बार थ्योरीज पढ़ लेते हैं सारी, उसके बाद इनको नाम को लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। ठीक है। पहली थ्योरी है कार्ल मार्क्स थ्योरी क्लासलेस सोसाइटी। सो ये बोलती है, ये एंटी कैपिटलिस्ट अप्रोच है। इसने बोला है कि ट्रेड यूनियन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैपिटलिस्ट क्लास। सो कैपिटलिस्ट क्लास को डिस्ट्रॉय करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ट्रेड यूनियन। सो ये बोलती है कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लासलेस सोसाइटी की क्लासलेस लोगों के लिए ऑप्शन है कुछ भी करने के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रेड यूनियंस।
ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी दी थी वेब्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी या नॉन रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो वेब्स ने अपनी एक बुक निकाली थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, तो उन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस एक्सटेंशन है डेमोक्रेसी का, जिसमें इंडस्ट्री में भी डेमोक्रेसी आ सकती है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग से वो स्ट्रेंथन करते हैं कि लेबर के हकों की प्रोटेक्शन हो रही है। सो इन्होंने बोला था कि वेब थ्योरी क्या बोलती है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पर फोकस डालती है। ठीक है। नेक्स्ट, कोल की थ्योरी थी ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। सो कोल्स थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कोल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूनियनिज्म इज क्लास स्ट्रगल एंड द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री इज बाय द लेबर। सो यूनियन कंट्रोल करती है इंडस्ट्री को, मतलब लेबर कंट्रोल करती है इंडस्ट्री को। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियंस का, कि वो कंट्रोल कर सकें ओवर द इंडस्ट्री। सो ये थी कोल्स थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट, पर्लमैन ने थ्योरी दी थी पर्लमैन्स थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो वर्किंग पीपल है उनको कलेक्टिव कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इन्होंने कहा था थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट शुड इंक्लूड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी एंड लेबरिंग मैन। सो इन्होंने कहा था स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस पर फोकस किया था पर्लमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट, ये लर्न करने पड़ेंगे ये वाले जो पॉइंट्स है। एक बार मैं ऊपर जो ये वाला फर्स्ट वाला हमने जिसपे सारी थ्योरीज एक ही पेज पे लिखी हुई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एक बार मैं दोबारा भी लर्न करवा दूंगी, एक बार इसको लर्न कर लेना बस। अंदर तो आप लिख सकते हो, मुझे पता है पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हॉक्सीज सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो उन्होंने बोला था कि जो सोशल सिचुएशन है उसकी वजह से लोगों को जरूरत पड़ती है कि यूनाइट होकर यूनियन बनाएं। सो क्लासिफाइड यूनियंस ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फंक्शंस। बिजनेस यूनियंस इसलिए बनती है कि वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में इकट्ठे खड़े हो सके। अपलिफ्ट यूनियनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर लाइफ, कि जितनी ज्यादा अच्छी अपलिफ्टमेंट होगी यूनियंस की उतनी ही ज्यादा बेटर लाइफ होगी। ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो हॉक्सीज की थ्योरी में। नेक्स्ट है टेनेबाम्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्टिक अप्रोच और वर्सेस मैन वर्सेस मशीन। ठीक है, इन्होंने कहा कि मेन कोज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है कि हम वर्कर्स की जगह पे मशीन्स यूज कर रहे हैं। सो मशीन्स कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियंस फॉर्म कर रहे हैं। सो एज अ रिटेलिएशन और एज एन एक्शन वो उनको मतलब उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, इस वजह से वो यूनियंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन इन्वायरमेंटल थ्योरी। सो जब एक कॉमन इन्वायरमेंट बनेगा उनकी कॉमन बार्गेनिंग पावर होगी, तो उनको एक साइकोलॉजिकल माइंड पे आ जाएगा कि हमारे साथ कोई है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगी, सो उनको पार्टनरशिप होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो कॉमन वर्किंग इन्वायरमेंट जब अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो दिस वाज अबाउट कॉमन इन्वायरमेंटल थ्योरी। इनको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम नाम याद कर लो, क्योंकि आपके पास अच्छा फिर हो जाएगा कि आपको थ्योरीज के नाम याद है तो अंदर आप कुछ भी उन नाम से मेंशन करके आ सकते हो, उन जो नाम है वहीं पर कीवर्ड्स मेंशन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है मिशेल्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, मिशेल एक लेबर लीडर था जिन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल बार्गेनिंग से कुछ भी नहीं होगा। सो यूनियंस अफोर्ड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू लेबर। सो यूनियंस ही हैं जो मिलके कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है। उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था कि इंडिविजुअल बार्गेनिंग से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है साइमंस थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मोनोपोली फाउंडेड ऑन वायलेंस। ही क्लेम्ड दैट मोनोपोली पावर हैज नो यूज टू सेव अब्यूज, कि अगर आपको अब्यूजिव को बचाना है तो मोनोपोली पावर का कोई यूज नहीं, आपको साथ में ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर वाज अ सर्वोदय अप्रोच ऑफ गांधी। तो गांधी फिलोसफी इज बेस्ड अपॉन द सर्वोदय प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, ट्रस्टीशिप एंड नॉन वायलेंस। सो ट्रेड यूनियंस क्या है, वो सप्लीमेंट करती हैं हर एक चीज को। तो सर्वोदय अप्रोच ऑफ गांधी ये बोलती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया सारी थ्योरीज का, तो एक बार हम लर्न करते हैं जितने भी ये सारी थ्योरीज हैं। ठीक है। सो टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग लर्निंग द थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस, मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम सा ट्राई किया है कि जिससे आपको थोड़ा सा लर्न हो जाए। आप ये लर्न कर सकते हो कि साइमन मिशेल को आप बता रहे हो कि मार्क्स वेब के पास गांधी का एक मैन है जो कि ताने मार रहा है एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार कि साइमन मिशेल को आप बता रहे हो कि मार्क्स वेब दे कोल, ठीक है, एक मतलब गांधी का एक पर्लमैन है जो कि ताने मान रहा है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट एंड दो सोसाइटी।
सो ऐसे लर्न कर लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़े से पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे और क्या इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके ये सारे नाम अच्छे से लर्न करो, थ्योरीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। सो आपको पता है कि जो हमारे कल्चर्स हैं वो आजकल बहुत ज्यादा वास्ट हैं। सो क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस के, तो इसमें हम ये पहले तो ये मेंशन कर सकते हैं कि जो भी हमारा कल्चर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कोई भी कल्चर का। सो यूनियन उनको कैसे मैनेज करती है क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स को, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वाइड स्पैंड हो रही हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैं। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन कम होगी, आजकल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, तो स्ट्रॉन्ग कल्चर से ये इंश्योर करना कि सारे लोग एक ही सेम डायरेक्शन में काम करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। कल्चर जब सेम होगा तो लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी। सो क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स को कैसे सेम लेके आना है ताकि उनका जो बिहेवियर है, मोरल है, प्रोडक्टिविटी है काम पे, वो सब अच्छा हो। सो आप इसमें ये मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा समझ आ गया होगा, थोड़ा सा एक प्रॉपर ओवरव्यू लग गया होगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट बता सकते हैं एंड क्वेरीज भी बता सकते हैं।